IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। दिल्ली दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। रात के 8 बज रहे हैं और इस वक्त एक नया पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय कराऊंगा मेहमानों का सबसे पहले, उसके बाद आपको खबर बताता हूं। सबसे पहले पुष्पेश पंत साहब मेरे साथ मौजूद है, जाने माने एनालिस्ट कह सकते हैं, पॉलिटिकल मामलों के जानकार कह सकते हैं। मौलाना राशिदी साहब मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक, आपका भी स्वागत है। आशीष सूद साहब बने हुए हैं, शुक्रिया। वाजपेयी जी बने हुए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता, आप पहली बार इस डिबेट कार्यक्रम में आ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं अमर उजाला से, रामकृपाल सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। जयदीप कर्णिक है मेरे साथ, जयदीप आपका स्वागत है IBN डिजिटल के। और अमिताभ सिन्हा है हमारे साथ, जो मेरे सहयोगी हैं, IBN 7 में चीफ पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट है। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता, वो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। संजय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आप मुंबई में हैं और ये सवाल मैं आपके पास आऊँ, उसकी शुरुआत करूँ उसके पहले हम आज की खबरें कुछ दर्शकों को याद दिला दें जो अभी अभी पहली बार टीवी के सामने बैठे हैं। आम आदमी पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, 70 में से 67 सीटें। अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है, उनकी उपराज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, विधायकों ने उनको अपना नेता चुन लिया है। 14 फरवरी को, जिस दिन ठीक 1 साल पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था, ठीक उसी दिन 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल फिर से उसी रामलीला मैदान में शपथ लेने वाले हैं जहां पर पिछली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये दिन भर का घटनाक्रम का सार है, लेकिन इस सार के पीछे की बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से आंकड़े हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो 15 साल तक दिल्ली में शासन कर रही थी, वो आज शून्य पे आ चुकी है। वो कांग्रेस पार्टी, वो शीला दीक्षित की पार्टी जिसके पास 51 विधायक आए थे एक जमाने में, आज वो शून्य पर आ चुकी है। कांग्रेस का वोट बैंक सिकुड़कर 9% के आसपास आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जो करीब 8 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में जिसके पास 7 के 7 लोकसभा MP जीते थे, आज वो दिल्ली में 3 विधायकों पर आ गई है। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की चेहरा, मुख्यमंत्री पद का दावेदार किरण बेदी अपना चुनाव सबसे सुरक्षित सीट जो बीजेपी की मानी जाती है दिल्ली में, कृष्णानगर, वहां से चुनाव हार गई आम आदमी पार्टी से। तो ये चीजें दिखाती है कि ये सुनामी कितनी ऊंची थी। अरविंद केजरीवाल नाम का ये आंधी, ये तूफान जिसको कोई भी असेस नहीं कर पाया। जीत का जश्न रहा आम आदमी पार्टी में, वो जश्न किस तरीके से मनाया गया, किस विनम्रता से मनाया गया, क्या बातें की गई, उस पर एक नजर। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूँ। देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत है, आम आदमी की जीत है, दिल्ली की जीत है। आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। पहले भी बदला था, बदलेंगे दिल्ली का। दिल्ली के आधे से ज्यादा वोटरों ने चुना है केजरीवाल को। 54% से ज्यादा मत पाकर वो जनता के नायक बने हैं। 67 सीट हासिल करने के बाद अब तो दिल्ली वाले उन्हें AK-67 कह के बुलाने लगे हैं। ऐसी जीत जिसकी कल्पना भी नहीं की थी आम आदमी पार्टी ने, उससे वो हासिल हुई है। मंगलवार सुबह से हर तरफ सिर्फ जीत की खबरें ही पहुंच रही थी आम आदमी पार्टी मुख्यालय की तरफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जीत का खुमार बढ़ता जा रहा था। साथ ही हाथों में तिरंगा लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ भी, नारों और गानों की आवाज और तेज होती जा रही थी। साथ ही सीटों पर बढ़त की रफ्तार भी। इस जश्न के बीच PM मोदी का केजरीवाल को फोन भी आ गया, जिसका ऐलान जनता के बीच हुआ। श्री नरेंद्र मोदी जी ने
अरविंद केजरीवाल से फोन पे बात करके उनको बधाई भी दी है और ये भी कहा है कि उनको पूरा भरोसा है, उनको पूरा यकीन है कि दिल्ली की तरक्की, दिल्ली का विकास श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक मुख्यमंत्री के तौर पर होगा, ऐसा भरोसा देश के प्रधानमंत्री ने दिखाया। मफलर मैन रिटर्न्स, सिंघम रिटर्न्स और ऐसे ही न जाने कितने बैनर पोस्टर केजरीवाल की इस जीत में 4 चांद लगा रहे थे। सिर्फ मैं आम आदमी के बारे में कहती थी, बगैर कुछ कहे हर का रुझान, हर कोई चाहता था कि आम आदमी आए और वही चीज आज इस नियत बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि न के 1983 दंगों का इंसाफ हो गुजरात में, भुज में। केजरीवाल के घर के बाहर भी समर्थकों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। केजरीवाल की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी जा रही थी। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की झोली सीटों से भर दी है। बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करने के लिए मजबूर हो गई है। इस आंधी का असर ऐसा था कि बीजेपी की हारी हुई सीएम उम्मीदवार किरण बेदी के घर के बाहर भी 5 साल केजरीवाल के नारे लगते दिखे। Congratulations to Arvind Kejriwal and the entire AAP party that they have done exceedingly well. मैंने ट्वीट भी किया है, full marks to Arvind Kejriwal and his team. ये पूरे नंबर वाली बात है। पूरे नंबर मैंने इसलिए कहा कि उससे पूरे नंबर लिए। चुनाव से पहले केजरीवाल, उनके नेता और वॉलंटियर घूम घूम कर दिल्ली में अपने 49 दिनों के कामकाज की याद दिला रहे थे। इस बात की लगातार माफी मांगते दिख रहे थे कि उन्होंने अपनी सरकार खुद गिराई। दिल्ली की जनता ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन माफी का तूफान ऐसा उठा कि कांग्रेस और अन्य शून्य हो गए। चुनाव के दौरान मैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस का चेहरा बन करके गया था और चुनाव के नतीजों की जिम्मेवारी भी पूरी की पूरी मेरी है। आम आदमी पार्टी ने चमत्कार किया और इस चमत्कार ने देश के कई और शहरों में भी अपना रंग दिखाया। लोकसभा में हार से मायूस देश के दूसरे इलाकों के कार्यकर्ता दिल्ली के जश्न में शामिल हो गए। पहली बार किसी राज्य में प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनी है। जितनी बड़ी जीत उतना ही जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का दबाव। जिस तरह का प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिया है, शायद उनसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। आज हम दबाव की बात नहीं करेंगे, विक्रांत भले ही कर रहे हो अपने P2C में, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि आज के दिन अरविंद केजरीवाल का दिन है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8-9 महीने में जो मेहनत की, आज उसका नतीजा निकला है और ऐसा नतीजा निकला है जिसकी कल्पना शायद अरविंद ने भी नहीं की होगी। और इसीलिए अरविंद ने जब पहली बार अपने समर्थकों को संबोधित किया और उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया कि भाई अब अहंकार की ज़रूरत नहीं है, अब विनम्र होने की ज़रूरत है। और यही हम लोग भी कह रहे हैं लगातार अपने इस कवरेज में कि इसी को लोकतंत्र की जीत कहते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो 3 साल पहले भारतीय राजनीति के इसमें पदार्पित होता है, कदम रखता है, और आज वो 3 साल के बाद जिसको रिजेक्ट किया गया 9 महीने पहले, जिसको तमाम भगोड़ा तरह की संज्ञाओं से नाम दिया गया, आज वो व्यक्ति भारतीय राजनीति में ऐसी वापसी करता है कि जिसकी कल्पना करना बिल्कुल नामुमकिन सा था। ठीक 24 घंटे पहले तक इसी कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे। शुरुआत करता हूं पुष्पेश जी, सबसे बड़ा मैसेज क्या है इस मैंडेट का? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जुनून और गुरूर दोनों की अलग अलग कीमत मतदाता के नज़र में होती है। अगर भाजपा ने अपने गुरूर की कीमत चुकाई है तो जुनून की कीमत मिली है आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम ये कारण ढूंढ रहे हैं कि इस जीत का रहस्य क्या है। इस जीत का रहस्य बहुत सीधा साधा है। जो भाजपा के नेतागण इस समय कह रहे हैं कि हमसे मूड समझने में गलती हुई, मूड बड़ा हल्का शब्द है। मुझे लगता है उन्हें दिल्ली के नागरिकों के सरोकार समझने में गलती हुई, दिल्ली के
मतदाता का दिल और दिमाग पूरी तरह बदल चुका है, वो समझने में गलती हुई, और भारत में जनतांत्रिक राजनीति का माहौल बदल चुका है, ये समझने में गलती हुई है। सवाल सिर्फ मूड का नहीं है, ये दिल, गुर्दा, जिगरा सब उनके हाथ से निकल गया। मौलाना साहब, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जीत अरविंद केजरीवाल की सकारात्मक राजनीति की है या ये जीत बीजेपी की नकारात्मक कैंपेन की है? ये किसकी वजह से जीत मिली आपको? आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं एक शेर सुना देता हूँ सबको। आज मौका भी है, खुशी भी है। आपको बधाई भी है जी। देखो, पहाड़ से एक कंकर लड़ गया, जोशे जुनून में ये दिलबर लड़ गया, हिम्मत को इसकी आप भी दाद दीजिए, लाखों के सूट से एक मफलर लड़ गया। आज तो महफिल जमी है मौलाना साहब। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं जी। 2 सवाल आपने पूछे हैं और ये दोनों बिल्कुल सच हैं। केजरीवाल जी की जो जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है, ये उसी सोच का नतीजा है जो हर आदमी आज सोच रहा है। आज का हिंदू या मुसलमान एक ही बात उसके दिल में बैठी हुई है कि मुझे आपस में भाईचारे के साथ अपनी गाड़ी को आगे लेके जाना है। मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे तालीम चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे पानी चाहिए, और आज के नौजवान को वाईफाई चाहिए। यही सोच लेकर हम आगे बढ़े हैं और इसी हमारी सोच को दिल्ली की जनता ने कबूल किया है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये लोग यानी बीजेपी के लोग आज भी अपनी उस हरकत से बाज नहीं आए। कल आदित्यनाथ का बयान कि हम सारी मस्जिदों में गणेश की मूर्ति रखेंगे। आज हिंदू महासभा ने एक बयान दे दिया कि हमने गांधी को मारा है, केजरीवाल को भी मारेंगे। ये लोग हिंदुस्तान को आखिर लेकर कहां जाना चाहते हैं? आज भी अगर ये लोग सबक नहीं सीखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे आज दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, ऐसे ही पूरे भारत से बीजेपी एक दिन खत्म होकर रह जाएगी। चलिए, और कोई इसको नहीं दोनों आशीष, मेरा सवाल आपसे है इसी में जुड़ा हुआ, जो बात मौलाना साहब ने कही कि बीजेपी की नकारात्मक राजनीति, बीजेपी की धार्मिक उन्माद भड़काने वाली राजनीति या संघ परिवार की वो राजनीति, वो आपकी हार की बहुत बड़ी वजह है, जनता को वो स्वीकार नहीं है। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे है, आज सुबह से एक शब्द लगातार गूंज रहा है राजनीतिक गलियारों में, अहंकार। ये अहंकार की हार है। 8-9 महीने में ऐसा कोई काम आपने नहीं किया जिसमें आपकी सरकार पर स्कैम का आरोप लगे, जिसमें ये लगे कि आपकी सरकार काम नहीं कर रही है, जिसमें ये लगे कि आप लोग अपने अपने में मस्त हो गए चुनाव जीतने के बाद। आप लोग काम करते दिख रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर सड़क पे खड़ा हुआ है, आपका प्रधानमंत्री दुनिया भर के चक्कर लगा रहा है, आपके लोग काम करते दिख रहे हैं। बीजेपी में, दिल्ली में आपका अच्छा खासा मजबूत काडर है, फिर क्यों हुआ ऐसा? क्या ये अहंकार ही था? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, विक्ट्री हैव मेनी फादर्स एंड डिफीट्स हैव नन। आज एक दिल्ली जैसे राज्य में जो घटनाक्रम घटा है, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, जिनके चलते इस तरह के अहंकार आदि आदि चीजें, मैंने पहले कहा, इन सब के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। परंतु आज के दिन उन उत्तरों में, उन आर्ग्यूमेंट्स में जाने की बजाय मैं इस बात को प्रेफर करूंगा कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के कृतित्व से ये देश उन चीजों को भी देख रहा है। देश ने वो भी देखा है, इसी जनता ने 7 महीने पहले हमें दिल्ली में जो मैंडेट दिया, मेरा मतदान प्रतिशत कम नहीं हुआ, मेरा मतदान बढ़ा। सीटों के संदर्भ में जरूर मुझे घाटा हुआ है, आने वाले समय में उन सब चीजों का उत्तर सब देंगे। ये तो अपने राजनीतिक हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर इस तरह की चीजें चस्पा करने का, आज मैं सुन रहा था एक चैनल पर, लालू साहब बता रहे थे कि ये दिल्ली की, देश की सेक्युलर राजनीति की जीत है। मौलाना साहब ने उनसे मदद ली होगी, उन्होंने बड़ा दिल्ली में कंट्रीब्यूशन किया होगा, सब लोग आएंगे, इस तरह की चीजें चलेंगी। इसलिए इस पे टिप्पणी करना आज के दिन इन सब टिप्पणियों पे, आशीष जी, आप हिंदू महासभा से, आप हिंदू, देखिए मौलाना साहब जो बातें कर रहे हैं, मुझे एक चैनल पे एक वक्तव्य पे रामकृपाल जी ने मुझे कहा था ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। फिरका परस्ती का इससे घटिया उदाहरण किस अखबार में छपा? कहीं एक छोटे मोटे अखबार में स्वयं छपवाकर क्या लेना देना भारतीय जनता पार्टी का हिंदू महासभा से? बताइए क्या लेना देना है?
कौन से अखबार में छपा, किसने देखा? सुमित जी, ये फिरका परस्ती का इतना घटिया उदाहरण है। मेरे पास क्लिप है उसकी। अरे काहे की क्लिप है? कौन सा अखबार है? हिंदू महासभा के खिलाफ कंप्लेंट की जाए, दिखवाइए। हिंदू महासभा के खिलाफ एक्शन होगा कि नहीं है? नहीं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घटिया उदाहरण है। हमने पहले कहा, ये है कि आप उसको नकार नहीं रहे, हमने पहले कहा करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इसका मतलब हिंदू महासभा से मेरा क्या रिश्ता है? तुम्हारा रिश्ता होगा। अरे आपका रिश्ता है, तुम्हारा रिश्ता होगा। आपका रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है? बताइए, इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू महासभा, आप उसको समर्थन आशीष जी मौलाना जी, मैं आपका काम आसान करता हूँ, मैं आपका काम आसान करता हूँ, मैं आपका काम आसान करता हूँ। ये एक सेकंड मैं बताता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल की सीख का पहला उल्लंघन है। अहंकार यहाँ बोल रहा है। नहीं, इसे अहंकार नहीं कह सकते आशीष जी, अहंकार नहीं कह सकते। ये तो बिल्कुल आपकी गलत सोच है। वाजपेयी जी, उल्टा हिंदू महासभा का बीजेपी से संबंध है, ईमानदारी से बोलिएगा, आप अलाई हैं इनके। हिंदू महासभा जो है एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है, वो हिंदू के वेलफेयर में क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती है, मैं समझता हूं कि बीजेपी से उसका कोई लिंक नहीं है। अब दूसरी बात, एक मिनट मौलाना जी, बीच में मत बोलिए, मैं आऊंगा आपके पास। दूसरी बात, आपने शुरुआत में अपने कमेंट में कहा कि बीजेपी को सीखना चाहिए। आप इशारा कर रहे थे कि बीजेपी के अंदर अहंकार आ चुका है। आप मानेंगे ये अहंकार की हार है? देखिए, जिससे आशीष सूद इनकार कर रहे थे। ये लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं इसका जवाब देता हूं, बीजेपी हो या कोई पार्टी हो, जब हार होती है तो उसका आकलन हर पार्टी को, हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये नहीं है कि राजनीति में अहंकार है, ये हार दिख रही है। अहंकार है, अहंकार। दिल्ली नहीं, अहंकार शब्द का यहाँ इस्तेमाल नहीं है। सवाल ये है कि दिल्ली की जनता ने एडमिटेडली बीजेपी को हराया है, कांग्रेस को हराया है, तो इसको हम कैसे नकार सकते हैं? आकलन बीजेपी को करना है और आगे वक्त में 8 महीने बाद आकलन बीजेपी के इस मुसीबत भरे वक्त में लोक जनशक्ति पार्टी साथ में है। हम साथ हैं, आप मदद करेंगे इससे उनकी बहाली। हम एनडीए का हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे, आज भी हिस्सा है, कल भी रहेंगे। संजय निरुपम मेरे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। संजय, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं इस बातचीत को। आप मुंबई में हैं, आप वहां से दिल्ली आज आपको कैसी दिखाई दे रही है? निश्चित तौर पर आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है दिल्ली शहर के लिए, क्योंकि उन्होंने एक नई पार्टी को बहुत बड़ी जीत दी है। बड़ी उम्मीदों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को 67 सीटें दी गई हैं। तो जिन उम्मीदों के आधार पर दिया गया है, उन उम्मीदों को पूरा करें अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात, आशीष सूद साहब बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये अहंकार की हार नहीं है। जो बात लगातार बीजेपी पर इल्जाम लग रहा है आज सुबह से कि लोकतंत्र की इस शानदार जीत में, इस खूबसूरती में कहीं ना कहीं बीजेपी का अहंकार उसके आड़े आ गया। आपको भी लगता है संजय? देखिए अहंकार भी एक कारण था और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे इसकी शुरुआत कब हुई? जब लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 44 सीटें थी, तो जितने अहंकार के साथ और दंभ के साथ सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि भाई हम कांग्रेस पार्टी को हम नहीं देंगे लीडर ऑपोजिशन की पोस्ट, और कांग्रेस पार्टी को तो हम डबल डिजिट में लाके रख दिए, वो अपने आप में अहंकार भरी एक वो थी, एक बयान था वो। आज अरविंद केजरीवाल ने या उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति ने चुनाव नतीजे जब आने लगे थे और लगा कि बीजेपी के पास 3 सीटें रह जाएंगी, तो उन्होंने खुल करके जवाब दिया कि नहीं, हम इनको लीडर ऑपोजिशन का पोस्ट देंगे। मुझे लगता है केजरीवाल की पार्टी की तरफ से मोदी सरकार के मुंह पर, उनके अहंकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा था ये। क्योंकि लोकतंत्र में जैसे आपको जीने का हक है, वैसे ही विपक्ष को भी जीने का एक हक मिलता है, क्योंकि बगैर विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना हो ही नहीं सकती। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग ये तय कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा, बाकी सारी पार्टियों को खत्म करा। हम तो कह रहे उनके विरोधी ठहरे। संजय जी, जो उनके सहयोगी ये जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था, इस अहंकार को तोड़ने का, सबसे पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, कई राज्यों में आपकी सरकारें रही, आप दिल्ली में शासन कर रहे थे 9 महीने पहले तक, ये काम एक 3 साल पुरानी पार्टी ने किया। इस रथ को रोकने का कांग्रेस पार्टी शून्य पे आ जाती है। आपको अरविंद केजरीवाल का सहारा लेना पड़ता है बीजेपी के रथ को रोकने के लिए, उनकी अपनी जान बचाने के लिए उनकी तारीफ करनी पड़ती है। क्यों नहीं? अब तारीफ तो आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जीते हैं, और ये आगे भी तारीफ करता रहूंगा, इसकी गारंटी मैं आपके सामने नहीं दे रहा हूं। रह गई बात दिल्ली के इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भूमिका की। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं थी, इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी नहीं थी।
दिल्ली की जनता केजरीवाल के लिए वोट कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट कर रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 9 महीने का जो कामकाज था उसके ऊपर एक छोटा सा रेफरेंडम है, कोई माने ना माने। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मोदी जी रिजाइन कर दें, मैं नहीं बोल रहा अमित शाह रिजाइन कर दें, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे, महंगाई से जुड़ा विषय हो या काला धन से जुड़ा विषय हो या भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर जो मारामारी चलती रहती, फायरिंग चलती रहती, उसमें जो हमारे जवान मारे जाते हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ा जो विषय, आशीष सूद आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार फेल हो गई। आशीष सूद कुछ बोलना चाह रहे हैं। बात हर मोर्चे, हाँ मैं एक पूरा कर लेता हूं अपनी बात, हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई है। उसके ऊपर से जिस प्रकार से जो गलती हमने की थी, नरेंद्र मोदी को नाम ले लेकर के उनको कभी चाय वाला कभी हिटलर बोल बोल के, वही गलती नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने केजरीवाल के लिए की। सुनिए आशीष सूद को, सुनिए आपको मौका मिला। आशीष निरुपम जी जो अभी जिस संदर्भ में बात कर रहे थे, मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं, ये जो 9 महीने 1 साल की बात करते हैं, 1 साल बाद मैं 32% पे आज भी टिका हूं और आप उन 8-10 महीने 1 साल बाद 24% आपके वोट यहां चले गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको आप इंगित करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ खोया है, सीटों के अनुमान में, सीटों के नंबर्स में मैंने जरूर खोया है। एक राज्य से में हम सत्तारूढ़ हो सकते थे दिल्ली की सेवा करने के लिए, उसे जरूर खोया है, परंतु जन समर्थन जो आने वाली राजनीति के लिए बहुत जरूरी है, संजय जी, वो हमने नहीं खोया है। संजय जी जवाब दे रहे हैं। संजय जी 9%। राजेश जी सुनिए, संजय जी कुछ बोल रहे हैं। जी ऐसा है जनाब, लोकतंत्र में आंकड़ों के बल पे काम चलता है। जब भी कोई पार्टी हार जाती है और उसकी सीटें कम हो जाती है तो मतों की प्रतिशतता को दिखा करके अपने आप को खुश कर लेता है। तो आप अपने आप को खुश कर लीजिए, लेकिन सच यह है कि हम 0 पे हैं और आप 3 पे हैं। आपके पास तो अब 9% रह गए हैं, वो भी खुश होने का गुंजाइश नहीं है। हमने स्वीकार किया साहब, हमने स्वीकार कर लिया। संजय जी, आशीष जी, आप दोनों एक साथ हैं। मैंने सच्चाई है, आप लोग जो आंकड़ों की जगलरी से नरेंद्र मोदी सरकार के जलाल को कम करके आंकना चाह रहे हैं, ये आंकड़ों से मैं ये साबित करना चाहता हूं कि जन समर्थन आज भी नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन संजय जी और आशीष जी, आप दोनों के लिए एक कॉमन चुटकुला है, आप लोग मुस्कुराइएगा। उसके बाद मैंने शुरू में सुनाया, शायद संजय जी शायद नहीं सुन पाए होंगे, कि ज्यादा अंतर नहीं आप लोगों ने, आपने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी है, सिर्फ 3 सीटें अंतर रह गई आप दोनों के बीच में। राजेश ऋषि है जायंट किलर, आम आदमी पार्टी के नए नवेले विधायक बने हैं। इन्होंने जगदीश मुखी जैसे कद्दावर नेता को हराया है। सुनते हैं क्या कहना है इनका। बीजेपी के दिग्गज नेता जगदीश मुखी को हराने वाले राजेश ऋषि जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, सबसे पहला सवाल ये कि जनता ने आप पर भरोसा दिलाया, क्या लगता है, क्या देख करके आपके अंदर क्या ऐसी चीज थी कि जनता ने आपको जिता करके? देखिए, जनता ने देखा कि हमारे सामने जो है ये राजेश ऋषि, ये नेता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी अपने को नेता के रूप में प्रपोज ही नहीं किया। मैं तो जनता के बीच में जाके बैठता हूँ, जमीन पे बैठता हूँ, जैसे कहते हैं वैसे रहते हैं हम लोग सेवा के भाव से इसमें आए हैं और अपना सेवा भाव खत्म नहीं करना चाहते, उनके साथ बैठ के काम करना चाहते हैं। जनता ने जब जब हमें बुलाया, रात के 2-2 बजे भी हमें फ़ोन किया, हम रात को 2-2 बजे उनके काम के लिए गए हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि रात हो रही है, सो रहे हैं। हमने जब बदलाव के लिए देश के अंदर शुरुआत की है दिल्ली में। जगदीश मुखी को क्यों ना चाहते हैं? अब ये तो जनता बताएगी, क्योंकि जीत तो जनता की हुई है। पहले तो जगदीश मुखी की जीत होती थी, इस बार मेरी जीत थोड़ी हुई है। वहाँ पे जनता की जीत हुई है इस बार जनकपुरी में। इस बार जनता जीती है और इस बार जनता के काम भी सारे होंगे, पहले काम नहीं होते थे उनके। जनता की जीत हुई है। जी आशीष से सवाल। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी में जो है, जो ये परिणाम आए हैं, वो मतों का प्रतिशत छोड़ दीजिए, क्योंकि नेट रिजल्ट आता है सीटों से। अब 69-68% लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया और 32% ने पक्ष में दिया, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 283 सीटें उनके पास जीती थी, तो वही माना जाएगा। आपकी पार्टी के सांसद भी हैं, नेता भी हैं, कीर्ति आजाद, उन्होंने आज एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी दिल्ली के चुनाव प्रचार अभियान की, जिनके हाथों में कमान दी गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह दिल्ली का चुनाव लड़ा गया और इस वजह से पार्टी की दुर्गति हुई। और ये बयान उन्होंने और कहीं नहीं दिया, हमारे IBN 7 में ही दिया है, हमने खुद सुना। तो क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी? अच्छा, कांग्रेस में अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी में जो मूल्यों की, अनुशासन की पार्टी है, कोई जिम्मेदारी अभी तक तय हुई है? सतीश उपाध्याय जी ने कोई जिम्मेदारी ली, या अरुण जेटली जी ने ली, या और किसी ने ली? कुछ इस तरह की बात है?
और यार, और कीर्ति आजाद के बयान पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, कीर्ति आजाद जी ने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति के अनुरूप दिया है या नहीं दिया, ये स्वयं उनको सोचना होगा। चैनल पर मैं अपनी पार्टी के एक सांसद के संदर्भ में टिप्पणी करूं, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति नहीं है। इसके संदर्भ में पार्टी अपने तरीके से संज्ञान लेगी। क्या और जहां तक मैं काम आसान कर देता हूं जी, मैं काम आसान कर देता हूं। क्या बीजेपी की स्टेट यूनिट जो है, आप सब लोग, सतीश उपाध्याय जी, आप लोग इस्तीफा देंगे, जिम्मेदारी लेंगे इस हार की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग दिल्ली की इकाई के जो पदाधिकारी हैं, दिल्ली में जो भी चीज हार हुई है, जो भी अच्छा और बुरा जो है, मैं तो मानता हूं वो हम सबका है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, उससे इवेड करने का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। परंतु मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप बात को समझिए, ये उतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत, एस्पिरेशंस हैं। भारतीय जनता पार्टी उस तरह की पार्टी की तरह नहीं है कि जिसने एक व्यक्ति के ऊपर सारी चीजें हो। हाँ, मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं हमसे भी चूक हुई होगी। इसके संदर्भ में इंट्रोस्पेक्शन के बाद केंद्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा उसको शिरोधार्य करके मैं तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा था, ब्रेक में जा रहा हूं आशीष जी। मेरा सिंपल सा सवाल था, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, और एक आदमी से नहीं पूछा था, पूरी इकाई से पूछा था। मैं खुद नहीं तय करना चाहता हूं कि किसकी वजह से आ रहे। एक कम से कम प्रभात झा बोले हैं और बाकी तो कोई बोल भी नहीं रहा आज सुबह से कि किसकी वजह से आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अगला सेशन सीधे सवालों का होगा। दिल्ली की जनता सीधे सवाल करेगी अपने नेताओं से इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आखिरी सेगमेंट है दिल्ली दरबार का। ये मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके बयान भी आपको सुनवाऊंगा। लगातार आम आदमी पार्टी के नए नए विधायकों से हम आपको परिचय भी करवा रहे हैं, खासकर दिल्ली की जनता को जो ये जानना चाहती है कि उनका विधायक कौन चुना है। जैसे अगला बयान हमको मुझको मिलता है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक हम कुछ सवालों का सिलसिला यहाँ पे शुरू करते हैं। एक सवाल आप पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से है। जैसे कि एक लीडर की क्वालिटी होती है कि अगर टीम की हार हो तो वो उसका श्रेय खुद लेता है और जब जीत होती है वो सबको श्रेय देता है। लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद किरण बेदी जी का ये कहना कि ये मेरी हार नहीं है, पार्टी की हार है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने उनके दोनों बयान नहीं देखे। उन्होंने पहले दिन से ही ये बयान दिया है, हारेंगे तो मैं हारूंगी, जीते। ये जो उनका संदर्भ है, ये एक पर्टिकुलर सीट के संदर्भ में, वहां के कार्यकर्ताओं के इंट्रोस्पेक्शन के संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी ये कहा था, किरण बेदी वो डिसाइसिव लीडर हैं जिन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का उदाहरण देते हुए ये कहा था कि हारूंगी तो मैं हारूंगी, जीतेगा तो मेरा नेतृत्व जीतेगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। सर, मेरा सवाल भी बीजेपी से है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आने वाले, आप ये आश्वासन देते हैं कि आने वाले 5 साल में केंद्र में रही जो आपकी बीजेपी सरकार है वो आप सरकार को पूरा समर्थन देगी एक स्टेट फ्रेंडली पार्टी बनकर? देखिए, आज श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वयं आगे बढ़कर श्री अरविंद केजरीवाल को फोन करना, उनको ये पूरा आश्वासन देना, ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री की ओर से किया गया एक ऐसा जेस्चर है जो देश के फेडरल सिस्टम को मजबूत करने की तरफ इशारा करता है। एक और सवाल लेते हैं पीछे से। मेरा नाम संचाली है और मेरा सवाल आपके समर्थक से है। हम सबको पता है कि आप एक लार्जली दिल्ली सेंट्रिक पार्टी है, तो आप क्या ग्रास रूट लेवल पे भी इलेक्शंस लड़ेंगे? और आप एक पैन इंडिया पार्टी बनने के लिए आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, ये मैं जानना चाहूँगी। देखिए, हमारा जो इलेक्शन था ये ग्रास रूट ही तो था। ये जो इतना बड़ा मैंडेट हमें मिला है, सवाल का दूसरा हिस्सा, क्या ये पार्टी सिर्फ दिल्ली केंद्रित होगी या ये पार्टी पैन इंडिया बनने की कोशिश भी करेगी? देखिए, ये फैसला पार्टी बैठकर करेगी, ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन हमारा एक ग्रास रूट का था और जो जनता ने हमें मैंडेट दे दिया। क्योंकि आम आदमी पार्टी से बात चल रही है, आम आदमी पार्टी के एक और जायंट किलर हैं सोमदत्त साहब, जिन्होंने कांग्रेस के नेता अजय माकन को सदर जैसी एक आराम सीट जो मानी जाती थी, आसान सीट जो मानी जाती थी कांग्रेस पार्टी के लिए, वहां पर शिकस्त दी है। सुनते हैं सोमदत्त ने क्या कहा।
आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। विधायक हमारे साथ हैं, नवनियुक्त विधायक कहा जा सकता है इन्हें, सोमदत्त सदर बाजार से चुनाव जीते हैं, अजय माखन को हराया। सोमदत्त, जब अजय माखन मैदान में आए थे कुछ डर लगा था? मुझे लग रहा था वो तीसरे नंबर पे रहेंगे, कम से कम 50,000 से रहेंगे, लेकिन 51,000 से रहा है, उनको 1,000 फालतू हरा दिया। सोमदत्त, क्या चीजें तुम्हारे साथ रही, क्या बड़े कारण समझते हो कि दिल्ली की जनता ने इतना प्यार दिया? जी, मैं जब भी जहाँ भी जाता था तो मुझे दिल्ली की जनता मिलती थी, वही सब लोग यही बोलते थे कि हम इन भ्रष्ट पार्टियों, भ्रष्ट नेताओं से तंग हैं और अरविंद केजरीवाल एक आवाज़ बन के आए हैं हमारे बीच में, एक उम्मीद की किरण नजर आए हैं। हम आपको तन मन धन से समर्थन देंगे, आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना, पब्लिक के लिए काम करना। पिछली बार भी आप सदर बाजार जीते थे, इस बार आपने दोबारा से चुनाव प्रचार किया, दोनों बार के प्रचार में कुछ फर्क देखने को मिला? पिछली बार से ज़्यादा अच्छा जन समर्थन इस बार था। पिछली बार वोटर कंफ्यूज था, कांग्रेस और बीजेपी ने उसे कंफ्यूज किया। कांग्रेस कहती थी कि ये बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कहती थी ये कांग्रेस की बी टीम है। इस बार वोटर में कोई कंफ्यूजन नहीं थी, बिल्कुल क्लियर उन्होंने मैंडेट दिया है। 67 सीटें, इसका मतलब समझते हो कितनी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने आपको दी है? क्या इस जो जिम्मेदारी दी है इसके साथ प्रेशर भी कुछ आया है जनता के साथ, जो वायदे किए उन्हें पूरा करने का? निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाएंगे, जो काम 49 दिन की है वो 5 साल करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यह सोमदत्त जो कह रहे हैं कि जो जनता ने मैंडेट दिया है उसको वो पूरा करके दिखाएंगे। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVM 7। कुछ और सवाल लेते हैं। एक यूथ मेरे साथ है, उसने कविता लिखी है। क्या, किसके लिए आप लिखा है? आम आदमी पार्टी के लिए। सुनाइए, क्या है? मैं शक्ति शंकर सिंह रोड हॉस्टल से एक यूथ की तरफ से मैंने आम आदमी पार्टी के लिए लिखी है। संग विश्वास तुमको मिला ये जनमत जो भारी है, सिर्फ बहुमत ही नहीं उम्मीदों की सवारी है, एक तिनका भी हिला सकता है नींव पर्वत का, यह जीत आपकी नहीं ये जीत हमारी है। तो ये जीत सिर्फ आपकी नहीं है, जिम्मेदारी है 67 लोग। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ सर, एक शेर, आपने एक शेर, इसी पर जवाब दीजिए, इसी पर एक शेर सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, वक्त अपना मिजाज बदलेगा, आएगा इनकलाब जमाने में, देखना एक दिन राज बदलेगा। आज वाला ही बदलेंगे, राज जो राज बदला है इसको भी बदलेंगे, पूरा राज बदलेगा। आप कुछ सुनाने वाले थे जयदीप की? देखिए कविताओं का शॉट चल रहा है। मौलाना साहब ने कार्यक्रम की शुरुआत में भी शेर से बात उठाई थी, ये यहाँ पर हमारे युवा साथी ने भी एक बात कही थी, और जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी, उन्होंने कहा कि वो मूड नहीं भांप पाए, तो उसकी बात हो रही है। लेकिन ये बात आम आदमी पार्टी को भी समझनी पड़ेगी कि वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से भी कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की धार से चट्टान को कटना पड़ा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारी बातों पे बहस हुई, और एक मुद्दा सुमित आपने जो उठाया था कि क्या ये अहंकार है, गुरूर है जो भारतीय जनता पार्टी का टूटा है। मुझे लगता है कि ये देश की जो लोकतंत्र की मजबूती है और जो परिपक्व वोटर का मिजाज है उसकी जीत है, क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया था कि हमको प्रधानमंत्री जो है वो मोदी चाहिए और मुख्यमंत्री जो है वो केजरीवाल चाहिए। और ये बूमरैंग भी हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5 साल से माहौल बनाया था कि हिंदुस्तान में राष्ट्रपति प्रणाली के आधार पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जो मुखिया है उसको देखकर वोट दीजिए और उम्मीदवारों को गौण मानिए, ऐसा कहकर आपने मोदी जी को जितवाया था। इसीलिए जनता ने इस बार केजरीवाल को सामने रखा और उम्मीदवारों को गौण मानते हुए उनको इतना भारी बहुमत दिया है। कुछ लोग हैं बीजेपी के समर्थक यहाँ पे। आपका सवाल बीजेपी के है ना, आप बीजेपी को ही वोट करते हैं? देखिए बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी। इस बार सर बहुत निराश हूं मैं बीजेपी से। बोलो सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। अभी जैसा कि आप हार गए यहाँ पे, तो आगे जो पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अगर आपने केंद्र में डिलीवरी इस बार नहीं किया और फिर से आने वाले दिनों में नहीं करेंगे तो वहां भी हार हो सकती है, तो आगे का क्या फैसला है? ला बेटा। केंद्र की सरकार जिम्मेदारी से काम करेगी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से जनता और वोटर की एस्पिरेशंस को और उसके सरोकारों को समझने का प्रयास करेगी। कुछ और सवाल लेते हैं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर द विक्ट्री। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई जारी है, तो आप स्टेट में गवर्नमेंट मेंटेन रखने के लिए सेंट्रल से किस स्टेप्स पे को ध्यान में रख के कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे? बेटा देखो, लड़ाई नहीं है ये, तो आज जितनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है जनता की सेवा करने की, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी बीजेपी पर आई है कि वो सेंट्रल से हमारे साथ कितना कोलैबोरेशन करते हैं।
कितना हमें समर्थन करते हैं, कितना हमारी बात को आपकी सेवा के लिए ये लोग कितना हमें समर्थन करते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। कुछ और सवाल है पीछे से, पीछे। सर मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है। इस भारी जीत के बाद क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर अपनी कोई भूमिका देखती है? बेटा अभी मैंने बोला था कि ये पार्टी का फैसला है, पार्टी के लोग बैठेंगे, उस पर विचार होगा कि आगे हमें क्या करना है। पुष्पेश जी, क्या ये संभव है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मोर्चे की अगुवाई करें जिसमें उनके पीछे लालू यादव, नीतीश कुमार, मायावती, मुलायम सिंह, तमाम क्षेत्रीय दल हों और अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर सके? सुमित भाई, आप मुझसे सवाल का उत्तर न पूछें, मैं भगोड़ा नहीं हूं, मगर यहाँ बहुत नौजवान साथी हैं जो सवाल पूछने को उत्सुक हैं। आप ये सवाल उनसे पूछें। आप बच गए सवाल देने के। बोलो पूछो। मेरा सवाल सर आशीष सर आपसे है। सर अभी आप कह रहे हैं कि हम अपने वोट परसेंट पे बरकरार हैं। पिछली बार हमारे पास 32% वोट थे और इस बार भी 32% वोट है। सर अभी मई में लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सर इस बार भी अगर आपके पास 32% वोट है तो सर ये मानिए कि माइनॉरिटी कहीं ना कहीं आपसे बहुत दूर जा रही है। सर इसका क्या रीज़न है कि ये जो कांग्रेस के 17% से घट के 9% पे सर वोट आई है, जो 8% वोट है वो बीजेपी को ना जाके सर आम आदमी पार्टी में गया। ये सर ये क्या आपके लिए सवाल सोच का विषय नहीं है? ये माइनॉरिटी आपकी तरफ क्यों नहीं आई? देखिए दो बातें हैं इसमें सुमित जी, दो बातें हैं जी। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बहुत तरह के प्रयास हुए थे। ये हमारे इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, हमें भी इसको जांच करके इसको आत्मसात करने की जरूरत होगी। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे प्रयास हुए, अलग अलग मिशन 272 में वॉलंटियर्स की भर्ती हुई, लोग आगे आए, नरेंद्र मोदी के साथ आए और अनेकों ऐसे प्रयास हुए। इस बार या तो हम वो प्रयास करने में चूक गए या कोई टैक्टिकल वोटिंग हुई है, कोई स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई है, क्या इस प्रकार से वोटिंग हुई है कि भाजपा को नहीं देना। इन सब चीजों को आज तुरंत इस चैनल पर उसको टिप्पणी करने में मैं अक्षम हूं। थोड़े दिन में इसकी जांच करके इसके सब चीजों को, गहराइयों को समझकर हम इस पे टिप्पणी करेंगे। मैं संजय निरुपम भी मेरे साथ है। संजय, कांग्रेस का अपना वोटर आज कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस का साथ छोड़ के भाग रहा है। क्या संदेश देने की कोशिश है भारतीय जनमानस की कि क्या कांग्रेस पर उसका भरोसा नहीं रहा? कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा कि ये अल्पसंख्यक, ये युवा वर्ग कांग्रेस के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर फिर एक साथ जुड़े? देखिए 2013 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे और उन विधानसभा चुनावों में 15 वर्षों के कामकाज के ऊपर, हालांकि विकास के बहुत सारे काम हुए थे, फिर भी दिल्ली की जनता ने एक परिवर्तन का फैसला किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हमें नहीं चाहिए। मैं ये उम्मीद करूं कि एक साल के अंदर दिल्ली की जनता का परिवर्तन करने का जो फैसला था वो परिवर्तित हो जाएगा 2015 के फरवरी में। ये संभव नहीं था, तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी वापसी होगी, क्योंकि पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया 2013 में, अब उन्हें आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी भी सपने दिखा के वोट लेके आई थी, आम आदमी पार्टी ने भी सपने दिखाए। ठीक है, क्या संजय जी, क्या ये संभव है कि अरविंद केजरीवाल 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा हो आज की इस थंपिंग विक्ट्री को देखते हुए? ये सब कुछ निर्भर करता है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में बतौर मुख्यमंत्री कैसा काम करते हैं। अगर उन्होंने जो वादे किए हैं उन वादों के ऊपर ईमानदारी से प्रयास करते हुए दिखे और थोड़ा सा भी रिजल्ट देते हैं तो निश्चित तौर पर देश भर में उनका एक नाम होगा और कहीं ना कहीं लोग उनकी तरफ उम्मीद से देखेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल का साथ देगी इस लड़ाई में? एक मिनट सुमित, एक बहुत गंभीर सवाल आपने किया है। उन्होंने जो वादे किए, मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, फ्री वाईफाई, 15 लाख कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, सब मिला के 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 2 लाख करोड़ रुपए आएगा कहां से? और अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ब्लेम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन्होंने हमको पैसा नहीं दिया। इस ब्लेम गेम में अब इस देश की जनता या दिल्ली की जनता फंसने वाली नहीं है। तो इसलिए जो कुछ कहा है उसको धरातल पे उतारना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है। फिर भी किस हद तक कर पाते हैं ये देखने के बाद कुछ कहा जा सकता है। कुछ सवाल लेता हूं मैं पीछे। सर मेरा सवाल बीजेपी से है। आपने सारे पैंतरे अपना लिए, साम दाम दंड भेद, लेकिन क्या आपको कुछ फायदा मिला इससे दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट देख के आज का? मैं इस प्रश्न को बहुत समझ नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक चुनौती की तरह लेकर लड़ती है। हमने चुनौती की तरह चुनाव लड़ा। क्या हुआ अगर हमारे
कुछ कार्यकर्ता मंत्री और सांसद हैं, तो क्या वो अपनी पार्टी का काम नहीं करेंगे? अगर इसी को आप साम दाम दंड भेद कहते हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि आपको थोड़ा राजनीतिक समझ और परिपक्व करने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी के 2 और नए नवेले विधायकों की हमारे पास रिएक्शंस आए हैं, वो सुनवाते हैं। असीम अहमद साहब हैं जिन्होंने मटिया महल में शोएब इकबाल को हराया। शोएब इकबाल का गढ़ है वो। शोएब इकबाल जिस भी पार्टी से खड़े होते हैं वहां से वो चुनाव जीत जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, शोएब इकबाल हार गए। और दूसरे नेता आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह, वो जर्नैल सिंह जो पत्रकार रह चुके हैं, और ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने यूपीए के वक्त में चिदम्बरम साहब पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता उछाला था। आज जर्नैल विधायक बन चुके हैं। दोनों नेताओं के बयान सुनते हैं। दिल्ली के एक और दिग्गज नेता को हराने वाले, शोएब इकबाल को हराने वाले आसिम अहमद खान साहब हमारे पास हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो। क्या लगता है कि क्या जनता ने सोचा इस बार कि इतने बड़े दिग्गज नेता को नकार दिया? जनता ने सिर्फ एक ही चीज सोची है इस बार, पूरी दिल्ली की जनता ने, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, बस, और कुछ नहीं। बहुत सारे आप लोग के वादे हैं, इतने सारे वादे हैं, इतनी बड़ी जीत मिली है, कैसे इन सारी चीजों को आप लोग पूरा करें? देखिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अरविंद जी ने 49 दिन के अंदर बहुत कुछ करके दिखा दिया था, तो वो सैंपल था आपके सामने। अब तो पूरे 5 साल हैं, बहुत कुछ होगा। नगर निगम में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में आपकी सरकार है, मजबूत सरकार है, कैसे तारतम्य में बैठेगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे अड़चने आएंगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को आपको नगर निगम के पास जाना है, केंद्र सरकार के पास जाना है, कैसे होगा? ये सब काम हमसे बहुत ज़्यादा अरविंद जी को बहुत अच्छी तरह से करने आते हैं, उन्हें पता है कौन से काम कहाँ से कैसे करवाने हैं। आप लोगों को अरविंद जी पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, जिस तरह पूरी दिल्ली की जनता ने आज अरविंद जी पे भरोसा करा है। आपने देखा कि जो मौसम विभाग की भविष्यवाणियां थी वो भी फेल हो गई, वो बताते थे कि हवा बीजेपी की है, लेकिन आपने देखा ना क्या। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के नए विधायक जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह अपने दिल्ली के सबसे रईस कैंडिडेट कहे जाने वाले अकाली दल के कैंडिडेट को हराया। कितना मुश्किल रहा ये चुनाव? पहले तो मैं ये कह दूं, हम दोनों ने इकट्ठा ही काम किया। मैं यही कहने वाला था, एक ही बार में काम करते रहे। देखिए, मुश्किल कुछ नहीं, जब जनता मन बना लेती है तो फिर वो कोई बड़ा कितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी पैसा बांट ले, जितनी मर्जी शराब बांट ले, जो मर्जी कर ले। लेकिन जो खासकर हमारी रजौरी गार्डन की सीट थी वो अकाली दल की थी, और तराजू पे वो एक की सीट लड़ रहे थे। तो एक बहुत बड़ा संकेत है, अकाली दल 84 की भी राजनीति करता रहा है, दूसरी भी राजनीति करता रहा है, तो एक संकेत है कि आम आदमी ने उनको हरा दिया है और पंजाब की राजनीति में इसकी हलचल होगी। सुना आपने जर्नैल को, सुना आपने वसीम को, असीम को माफ करेगा। कुछ और सवाल है? ले रहे। हाँ, पूछो। आप सरकार पहले 49 दिन में ही मैदान छोड़ के भागी थी, तो इस बार के 49 दिन में जनता उनसे क्या उम्मीद कर सकती है? मौलाना साहब, इसका क्या उम्मीद के साथ साथ मेरे एक जो सवाल अभी निकल कर आया, एमसीडी में बीजेपी, केंद्र में नरेंद्र मोदी, वहां भी बीजेपी, आप बीच में, कहीं सैंडविच तो नहीं बन जाएगा आपको? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि देखिए, जितनी जिम्मेदारी जनता ने हमें दी है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आज बीजेपी की है, क्योंकि सेंटर में भी वो हैं, एमसीडी में भी वो हैं। ये कितना सहयोग हमें करेंगे ये जनता देखेगी। एश्योरेंस चाहिए सहयोग का। प्रधानमंत्री के टेलीफोन के बाद तो मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री ने फेडरल सिस्टम का मजबूत करने का जो कदम उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के हितों के लिए, उसके हकूकों के लिए काम करने वाले किसी भी चीज के लिए मदद करेगी। मैं इस बात से आपको और दिल्ली की जनता को आश्वस्त। बड़ी बात कह रहे हैं आशीष जी यहाँ पर दिल्ली दरबार में साहिब के कार्यक्रम में कि सरकार दिल्ली की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दिल्ली के विकास में कोई रोड़ा नहीं अटकाया जाएगा, अरविंद केजरीवाल की सरकार को मदद की जाएगी। कुछ और सवाल? सर, मेरा नाम नेहा है एंड मेरा क्वेश्चन आपके समर्थक से है। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वुमेन सिक्योरिटी के लिए आप सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करेंगे, बसेस में भी इंस्टॉल करेंगे। सर, आप कब तक करेंगे? कितनी जल्दी आप लागू करेंगे? बेटा, ये तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि अभी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, अभी हम जो है गवर्नर के पास गए हैं, शपथ भी नहीं ली है, आपने पूछ लिया कितने दिन में करेंगे। यही आप यकीन रखिए कि जो हमने वादे किए हैं हम उसको बहुत जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द पूरा साहब, यही चुनौती है। अब जितना प्यार लोगों ने दिया है, जितना भरोसा आप पे किया है,
उसके बदले में अब उनको काम चाहिए। जनता अब के जो प्यार रामकृपाल जी सुबह से बोल रहे थे कि अब 5 साल का आदमी इंतजार नहीं करता है। सर, जनता के भरोसे पर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी उतरने की कोशिश करेंगे। सर, पहले मैं बीजेपी से कहना चाहूंगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, देश पर वर्चस्व हुआ लेकिन राजधानी में हाथ मलते ही रह गए। और कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि चलिए अब स्कूल चलें और धरती भी गोल है। और मैं कहना चाहूंगा दिल्ली वालों की कि इंतहा हो गई इंतजार की, आखिरकार आई गई सरकार केजरीवाल की। और बाकी जो कांग्रेस के कह रहे हैं कि 2-3 लाख करोड़ का खर्चा कहां से आएगा, संजय निरुपम जी, सर आपके राज में कांग्रेस ने इसके ज्यादा स्कैम कर दिए थे। अगर आप स्कैम नहीं करते तो दिल्ली कहीं और होती। बेटा संजय निरुपम हमारे साथ नहीं है, मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन आपने कविताएं अच्छी पढ़ी हैं जी। बीजेपी से सवाल है, बीजेपी चली थी कांग्रेस मुक्त भारत करने, क्या आपको ना कर दे बीजेपी मुक्त? चलिए, ये तो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। दिल्ली की, देश की जनता और दिल्ली की जनता जिसके साथ रहेगी वो यहाँ रहेगा और जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा। सवाल पूछो। सर, मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है, आपको ऐसे वादे नहीं करने चाहिए थे जो कि जिन्हें पूरा करना कठिन था। तो क्या दिल्ली की जनता ने वोट के माध्यम से आज सही जवाब दिया है? आप अपने वादे ऐसे क्यों किए जो आप पूरे नहीं कर सकते थे? हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। हमारी सरकार बने 7 महीने 9 महीने हुए। ये ब्लैक मनी की बात, ब्लैक मनी की बात कर रही है। हर जेब में 15 लाख रुपए। जवाब देने दीजिए। सुनो, मैं मौलाना साहब के आज इनकी किसी भी बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लूंगा, क्योंकि आज इनका दिन है। इन्हें कहने दीजिए, समय आएगा इनसे भी पूछेंगे। ब्लैक मनी का वादा मैं बताता हूं। देखिए, देश में मोदी की सरकार ने सबसे पहले दिन कैबिनेट का जो फैसला लिया, एसआईटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट 31 मार्च तक आनी है। चीजों के कायदे कानून के साथ, जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा ना, अभी हमने तो शपथ ली है, सब चीजें होंगी। उसी प्रकार से ब्लैक मनी के संदर्भ में सबसे डिसाइसिव फैसला 31 मार्च तक रिपोर्ट आने के बाद उसमें कार्रवाई होगी। मोदी जैसे डिसाइसिव और काम करने वाले नेता पर आपको भरोसा करना चाहिए। जी, एक ये भी सच्चाई है आशीष जी कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, इसीलिए आपको करना पड़ा। कांग्रेस नहीं कर पाई थी। हम कर दें तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, डंडा तो हम था ना करें सुप्रीम कोर्ट तो की आप रूलिंग कहें कर नहीं था वो आपको। अरे भाई, एसआईटी गठित हुई है या नहीं हुई है? सुमित जी बताइए, एसआईटी मोदी के आने के बाद गठित बनी है? 31 मार्च तक रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी? अब ये रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी तो मुझे नहीं पता, मैं पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन इंतजार करूंगा। नहीं आएगी तो आप ही से पूछूंगा आती है कि नहीं आती है। मैं यहाँ पे कार्यक्रम के समापन पे मैं आ गया हूँ। एक कमेंट जरूर अपने वरिष्ठ साथियों का लूंगा। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, वक्त की कमी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे प्लीज से डबल प्लीज मेरा। विनोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाई मैं जो है बस ज्यादा बातचीत सारी हो गई है, एक छोटी सी कविता सुना करके फिर मैं रामगोपाल जी को माइक दूंगा। आज कविता का दिन है। नहीं, दरअसल क्या है कि जिस तरह की सरकार आई है और ये 2 साल 3 साल पुरानी पार्टी है, ज्यादातर उसमें नौजवान है। मैं ये बिना किसी पार्टी के समर्थक हुए भी इस जीत पर एक 4 लाइन बता रहा हूँ। सूनी आंखों में मधुर चित्रपटल बनते हैं, सूनी आंखों में मधुर चित्रपटल बनते हैं, रात के स्वप्न सवेरे के कमल बनते हैं। सूनी आंखों में मधुर चित्रपटल बनते हैं, रात के स्वप्न सवेरे के कमल बनते हैं। मेरे बचपन के घरौंदों पे हंसने वालों, ये घरौंदे ही बड़े होके महल बनते हैं। एक अमिताभ सिन्हा की भी कविता याद है कि अमिताभ जी की कविताएं भी खास होती हैं। देखिए, राजनीति में बात करता हूँ, कविताएं बोल नहीं पाता, लेकिन आशीष जी मैं आज एक ही चीज कहना चाहूंगा छोटे शब्दों में। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि जो 1 महीने से कीचड़ उछाल रहे थे, आज वही दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी ने फोन किया, फिर राजनाथ सिंह ने फोन किया, वेंकैया नायडू ने फोन किया, केजरीवाल ने सबसे मिलने की इच्छा जताई, कल सबसे मिलेंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ता में आ गए, मिलजुल के काम करना है। रामगोपाल, मैं एक या 2-3 बातें कहूंगा। जी, जल्दी होइएगा बस। बीजेपी के मिस्टर सूद कह रहे थे कि हम 32% वोट पर हैं। इसका एक बात तो तय है कि दिल्ली में जहां कांग्रेस अपने को समाप्त कर रही है, वहां अपना वोट परसेंट बरकरार होने के बावजूद बीजेपी हार जा रही है। 11 महीने अक्टूबर नवंबर में बिहार के चुनाव होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस बिहार में कोई करिश्मा कर पाएगी। अगर कल को एक यूनाइटेड फ्रंट बिहार में खड़ा होता है, बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बचाने के बावजूद क्या हालत होगी, क्योंकि हर साल चुनाव हैं,
बिहार में है, बंगाल में है। इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी के लिए बहुत गंभीर की बात है। आज का दिन निश्चित तौर पर केजरीवाल का दिन है, लाख लाख उनको बधाई। और निश्चित तौर पर जैसा अनुपम ने कहा कि अगर उनको काम करने का मौका मिलेगा, वो काम करते दिखें, नतीजा 100% हो या नहीं हो उससे देखिए जनता उससे ज़्यादा नहीं बिदकती। अगर आप ईमानदारी से लगन से काम करते रहेंगे तो लोग साथ देंगे। लेकिन एक आखिरी शेर जैसा बहुत आज माहौल है, शोहरत की बुलंदी भी कुछ पल का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो टूट भी सकती है। क्या बात, क्या बात। जयदीप की बारी है। बहुत सारी शेर शायरी और कविताएं हो गई। मैं बहुत छोटी बात कहना चाहता हूं कि आज ये जो लोकतंत्र की जीत हमने देखी है, डांस ऑफ डेमोक्रेसी देखी है, इसका जश्न मनाने के साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा जिस तरह लोकसभा में विपक्ष का सफाया हुआ और यहाँ दिल्ली में भी विपक्ष का सफाया हुआ, वो भी कोई बहुत अच्छी सूचना नहीं है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी को बधाई देने का दिन है और समय का पहिया कैसे पलटता है कि जिस अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था उसी ने रेड कारपेट बिछाकर नरेंद्र मोदी को बुलाया। जिस नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में मिलने का समय केजरीवाल जी को नहीं दिया था, उन्हें लोकतंत्र की ताकत के चलते आज टेलीफोन कर केजरीवाल को बधाई देनी पड़ी। ये लोकतंत्र की जीत है, इसी का जश्न हमें मनाना चाहिए। बिल्कुल, और शायद यही लोकतंत्र की खूबसूरती और यही इसीलिए तालियां बज रही है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, अपने पैनलिस्ट का, पुष्पेश जी का, मौलाना साहब का, आशीष साहब का, वाजपेयी जी का, यहाँ बैठे प्रबुद्ध पत्रकारों का। और ये भी आपसे अपील करूंगा कि दिल्ली दरबार का ये सीजन, ये सिलसिला यहाँ पे विराम लेगा। लेकिन 14 तारीख की शाम को हम दोबारा आपसे मिलेंगे, जिस दिन केजरीवाल साहब शपथ लेंगे। उस दिन आप जरूर आइएगा, बने रहेगा मेरे साथ। और क्योंकि आज शेरो शायरी कविताओं का दिन है तो एक लाइन मैं भी बोल देता हूँ जाते जाते। और ये लाइन दोनों बड़ी पार्टियों के लिए है और शायद इसको आप याद भी रखेंगे तो काम आएगा। बहुत मशहूर कविता है दुष्यंत की कि कौन कहता है कि फलक में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत आसान है, काम करने की जरूरत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।